हेलो राधिका, कहाँ हो तुम? अरे बाबा, मैं बस अभी पार्लर से रेडी होकर ही निकली हूँ। देखो, ठीक 12:30 बजे के पहले तुम यहाँ पर पहुँच जाना। हाँ, हम लोग यही बैंडा कोर्ट के बाहर खड़े हैं। तुम्हें याद है ना, रजिस्ट्रार ने हमें 12:30 बजे का समय दिया था शादी के लिए। हाँ बाबा, याद है। मैं यहाँ से सीधा हॉस्पिटल जा रही हूँ, शालिनी मौसी से मिलकर तुरंत पहुँचती हूँ, ठीक है? अरे शालिनी मौसी से बाद में मिल लेना यार। देखो, मैंने उनसे प्रॉमिस किया था, मैं उनसे मिलती हूँ और मुझे पता है ना 1 घंटे का टाइम है, मैं तुरंत पहुँच जाऊंगी। तुम अभी फोन रखो, मैं फटाफट आती हूँ, ठीक है? ठीक है, बाय। देखो, 1 बज चुका है। मैं अंदर जाकर रिश्तेदारों से बात करता हूँ और उनसे 1 घंटे का टाइम बढ़वाता हूँ। तब तक तुम ये पता करो कि राधिका कहाँ है और कब तक आएगी। सर लेकिन कैसे पता करूँ सर, उसका फोन ही नहीं लग रहा है। जीजू, हॉस्पिटल में किसी को फोन करके पूछो ना। मैं सोनिया को फोन करता हूँ। हाँ। सोनिया। क्या बात है डॉक्टर प्रफुल्ल, अपनी शादी के दिन मुझे फोन कर रहे हो? सोनिया, राधिका अभी भी हॉस्पिटल में है क्या? राधिका 11:15 बजे तक यहाँ आई थी, 10 मिनट अपनी शाली मौसी से मिली, फिर चली गई। क्यों, क्या हुआ? नहीं, वो यहाँ पहुंची नहीं ना, इसलिए पूछा मैंने। ओके, ठीक है। जीजू, मुझे दीदी की बड़ी चिंता हो रही है। अब तो 4 भी बज गए और दीदी का कुछ पता नहीं। कहीं दीदी के साथ कुछ। एक 24 साल की नर्स जिसकी कोर्ट में शादी होने वाली थी, दुल्हन के लिबास में ब्यूटी पार्लर से निकलती है पर कोर्ट नहीं पहुंचती। कई घंटे बीत जाते हैं पर किसी को उसका कुछ पता नहीं। सावधान मुंबई फाइट बैक नाउ में मैं गौरव चोपड़ा एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। मुंबई के एक तरफ पानी का समुद्र है और दूसरी तरफ इमारत और इंसानों की भीड़, और कहीं इस भीड़ में एक पैसे का समुद्र भी है। एक ऐसा समुद्र जिसमें हर कोई गोता लगाना चाहता है। कोई मेहनत से पैसे कमाना चाहता है और कोई गैर कानूनी रास्तों से, और यहीं से शुरू होता है क्राइम फॉर मनी। याद रखिए, एक बार इंसान क्रिमिनल बन जाता है तो वो इस दलदल में बस धंसता ही जाता है। एक क्राइम को छुपाने के लिए न जाने कितने क्राइम करने पड़ते हैं। आइए आज आपको दिखाते हैं मुंबई में घटी हुई ऐसी ही एक आपराधिक घटना। एक दुल्हन के गायब होने के पीछे राज क्या था? इस राज की कड़ियों को जोड़ने के लिए आइए इस कहानी को कुछ दिन पहले से शुरू करते हैं। अरे विकी सुन, मैंने खाना बना दिया है, टाइम पर खाना खा लेना, पढ़ाई के चक्कर में भूल मत जाना, ठीक है? और ये रहे तेरे फीस के पैसे, एग्जामिनेशन की फीस की आज लास्ट डे है, पक्का पे कर देना, भूलना नहीं, ठीक है? चल अपना ख्याल रख, मैं शाम को मिलती हूँ। बाय बाय। ट्रांसफर इज अ रिलेशन कैपिटल। रुको रुको रुको, बस यही रुक दो। तुम ना एक सेकेंड पहले बताया तो करो ना तुम। चलो मैं तुम्हें हॉस्पिटल में मिलती हूँ, ठीक है? अच्छा सुनो, राधिका, ऐसा है कि अब हमारी शादी में सिर्फ 10 दिन बचे हैं। अब तो पता चल जाने दो हॉस्पिटल वालों को, हाँ, कि तुम्हारे और मेरे बीच में क्या है। मुझे समझ में नहीं आता तुम उनसे ये चीज़ छुपा क्यों रही हो ना? क्योंकि मैं ये नहीं चाहती कि ज़बरदस्ती वो हमारे लिए उल्टी सीधी बातें करें। इनफैक्ट मैं तो ये सोच रही हूँ कि हम अपनी शादी का इनविटेशन कार्ड भी उन्हें शादी के 1 दिन पहले ही देंगे। यार अजीब पागलपन है ये। प्लीज़ प्रफुल्ल, देखो जहाँ इतने दिन रुके थोड़े दिन और सही, प्लीज़। चलो हॉस्पिटल में। अरे दिखा आज की मेरी ड्यूटीज। क्या देख रही है ड्यूटी फाइल में? आज भी तेरी ड्यूटी ना डॉक्टर राजीव के साथ ही लगी है। वैसे क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच में? हाँ, ऐसा कुछ भी नहीं चल रहा है जैसा तू सोच रही है।
सोनिया तू ना अपनी ये फालतू की गॉसिप बंद कर। अरे यार, कहते हैं ना बिना आग के धुआं नहीं दिखता है। बता ना क्या चला तुम दोनों के बीच में? अरे कह रही हूँ ना कि कुछ नहीं चल रहा। कैसा लग रहा है अब? सांस लो जोर से। वेरी गुड। रोहन, अब अगर तुमने सही टाइम पर दवाई नहीं खाई ना तो मैं तुम्हें घर वापस नहीं जाने दूंगी। दीदी अंकल, मुझे वो दवाई बहुत कड़वी लगती है। एक सेकेंड, ये लो। अब उस दवाई के बाद तुम ये खा लेना तो कड़वी नहीं लगेगी। थैंक यू दीदी। ले जाओ। हेलो। अरे मौसी। मौसी, आपकी तबीयत तो बड़ी अच्छी हो गई। सच कहूँ डॉक्टर साहब, जब मैं हॉस्पिटल में आई थी ना तो मुझे लगा मैं सीधे ऊपर भगवान जी के पास पहुंच जाऊंगी, लेकिन राधिका ने मेरी बेटी बनकर बहुत सेवा की, मेरा ख्याल रखा। मेरे परिवार का तो कोई है नहीं, लेकिन राधिका मेरे बेटे से भी बढ़कर बनी है। क्या मौसी आप भी ना, अरे ये तो हमारा काम ही है, आप सबका ख्याल रखना। खुश रहे बेटी, भगवान तेरी जिंदगी में कभी दुख ना लाए। ठीक है, आप रेस्ट कीजिए। अच्छा, आप ये फ्रूट जल्दी खत्म कर लेना, मैं बाद में मिलती हूँ। बहू, हाँ, अगला स्टॉक 4 दिन बाद आएगा और इस बार कैंसर की दवाइयाँ हैं, वो और भी महंगी है। डबल रोकड़ा लेके आना इस बार। भाऊ तुम टेंशन नहीं लेने का, तुम खाली मेरे को माल देते रहो, मैं सब हैंडल कर दूंगा। ठीक है, चल अभी निकल, निकल। चले निकल चल। अरे भाऊ, अरे आप विनायक भाऊ, ये इतने पैसे आपके पास कहाँ से आए? वो कुछ नहीं, वो उधार लिए थे किसी से। अरे सुनो ना, बहुत तलब लग रही है। वो आप कुछ नए कॉम्बिनेशन की बात कर रहे थे, दो ना। दे दो। ये लो, बाद में ब्लैक कॉफी पी लेना, हो जाएगा। अरे आप कब से नशा वशा करने लगे? आपको क्या हो गया? कुछ नहीं, मूड खराब है। अब क्यों खराब है ये मत पूछना। एक डोज लिया ना, सब सही हो जाएगा। तुमने तो मुझे डराई थी। चलो अभी के अभी तुम मेरे साथ बाहर चलो और सबको बता दो कि तुम्हारे और मेरे बीच में क्या रिलेशनशिप है। क्या कर रहे तुम, पागल हो गए? छोड़ो मेरा, मुझे दर्द हो रहा है। देखो प्रफुल्ल, मुझे ये देखकर अच्छा लगता है कि तुम मेरे लिए इतने पॉजिटिव हो।
क्योंकि इससे पता चलता है कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो। लेकिन आज तुमने ये जो हरकत की है ना, यू नर्सेस के चेंजिंग रूम में आ जाना, और वो मुझे तुमने इतनी ज़ोर से मेरा हाथ पकड़ा था। प्रफुल्ल प्लीज़ ऐसा पागलपन मत किया करो। सच कहूँ राधिका, जब भी उस डॉक्टर राजीव का नाम तुम्हारे साथ जुड़ता है ना, दिमाग खराब हो जाता है मेरा। अरे वो हॉस्पिटल वाले तुमको लेकर के पता नहीं कितनी गंदी बातें करते हैं, गुस्सा नहीं आएगा क्या? प्रफुल्ल, क्या तुम उनकी बातें अवॉइड नहीं कर सकते हो? देखो वैसे भी अब कुछ दिनों में सबको सब कुछ पता चल ही जाना है ना। अच्छा अब प्लीज़ ये सब बातें छोड़ो और एक अच्छी सी स्माइल देकर मुझे बाय। फोन करना जाकर। तुम नहीं आ रहे हो? नहीं आऊँगा थोड़े टाइम। चलिए सब, राउंड अप का टाइम हो गया। राधिका, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जी सर। मैंने तुम्हें प्रफुल्ल के साथ बाइक पर देखा है। ये क्या चल क्या रहा है तुम दोनों में? वो सब एक्चुअली मुझे ऑटो नहीं मिल रहा था, पैदल आ रही थी तो उन्होंने लिफ्ट दे दी। लिफ्ट ही देनी थी तो हॉस्पिटल तक क्यों नहीं? उसके पहले क्यों उतार दिया? एक्चुअली सर वो आपको तो पता ही है कि हॉस्पिटल में कैसी कैसी बातें होती रहती हैं, तो मैंने उनसे कहा था कि वो मुझे हॉस्पिटल से थोड़ा पहले ड्रॉप कर दें। सर एक इमरजेंसी है, जल्दी चलिए। एक लड़की आई है, बहुत बुरी हालत में है, किसी ने उसे जलाने की कोशिश की है सर। चलो चलो। जी सर। ओह माय गॉड, इसकी हालत तो काफी खराब है। नर्स, इंजेक्शन लेके आओ, मेक इट फास्ट। ओके सर। ओके। सुनिए, वो जो लड़की अंदर आई हुई है, उसके साथ कौन है यहाँ पर? उसके साथ तो कोई भी नहीं आया, हम ही लोग लेकर आए हैं उसे। कहाँ है ये इंजेक्शन? यहाँ भी नहीं है। ये विनायक भी कहाँ चला गया? Go down. चले निकल निकल चल। सर, मुझे आपसे एक इम्पोर्टेंट बात करनी है। हाँ, कहो। सर, मैं काफ़ी दिनों से देख रही हूँ कि पेशेंट्स को वो दवाइयाँ मिलती ही नहीं हैं जो गवर्नमेंट की तरफ से उनके लिए फ्री भेजी जा रही हैं। सर, हमारे हॉस्पिटल में इन दवाइयों को लेकर बहुत बड़ी गड़बड़ चल रही है। सर, मैंने अपनी आंखों से देखा है, स्टोर रूम से दवाइयों के बॉक्सेस ट्रक में भरकर भेजे जा रहे हैं। Are you sure? यस सर, आई एम श्योर। इनफैक्ट स्टोर मैनेजर विनायक इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व है। क्या है ये? हाँ? दवाइयां यहाँ से बाहर बेच रहा? मत कर ये सब, वरना तेरी शिकायत सीधा मैनेजमेंट से करूंगा मैं। सर, मैंने कोई घपला नहीं किया है। तुम बोलता है? राधिका ने तुझे खुद देखा ये सब करते हुए। देख विनायक, ये सब बंद कर देना, और तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। गरीब मरीजों के लिए अस्पताल में जो दवाएं आ रही थी, विनायक अपने फायदे के लिए उन्हें बाहर बेच रहा है। राधिका अपने फर्ज की पक्की इंसान थी,
और अपनी ड्यूटी की पक्की नर्स, उसने फैसला किया कि विनायक के इस घोटाले के बारे में वो सबको बता देगी। इस काम में उनकी मदद डॉक्टर राजीव करने वाले, पर यह खतरे से खाली नहीं था। अपराधी एक बार जब अपराध कर देता है तो उस अपराध को छुपाने के लिए कितने भी अपराध कर सकता है। उसके रास्ते में अगर कोई रुकावट आ रही हो तो उस रुकावट को हटाने के लिए वो कुछ भी कर सकता है। तो क्या विनायक को बेनकाब करने की राधिका की ये कोशिश उसके लिए एक खतरा बनने वाली थी? आप दोनों एक साथ? जी सर। सर, जिस दिन आपने मुझे और राधिका को एक साथ देख लिया था, उस दिन राधिका को आपके साथ एक्चुअली झूठ बोलना पड़ा था। सर, हम दोनों शादी कर रहे हैं। शादी कल कोर्ट में होगी और रिसेप्शन हमने परसों रखा है सर। सर, ये उसी का इनविटेशन कार्ड है। चाहे कुछ हो जाए सर, आपको रिसेप्शन में आना ही पड़ेगा। Congratulations. थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। मेरी बड़ी इच्छा है तेरी शादी में आके तुझे दुल्हन बना हुआ देखूं, लेकिन मेरी ये हालत, मैं खुद चलकर नहीं आ पाऊंगी। अरे तो क्या हुआ मौसी? देखो, मेरा पार्लर यहाँ पास में तो है। मैं एक काम करती हूँ, तैयार होकर सीधा आपके पास चली आऊंगी। फिर जी भर के मुझे दुल्हन बना देखेंगे, ठीक है? हेलो राधिका, कहाँ हो तुम? अरे बाबा, मैं बस अभी पार्लर से रेडी होकर ही निकली हूँ। देखो, ठीक 12:30 बजे के पहले तुम यहाँ पर पहुँच जाना। हाँ बाबा, याद है। मैं यहाँ से सीधा हॉस्पिटल जा रही हूँ, शालिनी मौसी से मिलकर तुरंत पहुँचती हूँ, ठीक है? ठीक है, बाय। सच में तू बहुत सुंदर लग रही है। भगवान करे तुझे किसी की नजर ना लगे। आप भी ना मौसी। अच्छा, अभी मैं चलती हूँ, वो कोर्ट में 12:30 का टाइम मिला है, पर मैं जल्दी आऊँगी और प्रफुल्ल को भी लेकर आऊँगी, ठीक है? तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। सुनिए, देखना जरा, चलती हूँ। देखो, एक बज चुका है। मैं अंदर जाकर रिश्तेदारों से बात करता हूँ और उनसे 1 घंटे का टाइम बढ़वाता हूँ। तब तक तुम ये पता करो कि राधिका कहाँ है और कब तक आएगी। सर, लेकिन कैसे पता करूं? सर, उसका फोन ही नहीं लग रहा है। जीजू, हॉस्पिटल में किसी को फोन करके पूछो ना। मैं सोनिया को फोन करता हूँ। हाँ। सोनिया। क्या बात है डॉक्टर प्रफुल्ल, अपनी शादी के दिन मुझे फोन कर रहे हो? सोनिया, राधिका अभी भी हॉस्पिटल में है क्या? राधिका 11:15 बजे तक यहाँ आई थी, 10 मिनट अपनी शाली मौसी से मिली, फिर चली गई। क्यों, क्या हुआ? नहीं, वो यहाँ पहुंची नहीं ना, इसलिए पूछा मैंने। ओके, ठीक है। मतलब राधिका से जो आपकी लास्ट बातचीत हुई उसमें उसने कहा कि वो हॉस्पिटल जा रही है किसी शालिनी मौसी से मिलने, और उसके बाद आपकी उससे कोई बातचीत नहीं? हाँ सर, उसके बाद मेरी उसके साथ कोई बातचीत नहीं हुई सर। तो आपने हॉस्पिटल वालों से पूछा नहीं कि किसी ने उसे देखा हो निकलते या कुछ? हाँ सर, मैंने फ़ोन किया था वहाँ पर। सर, हॉस्पिटल में सोनिया नाम की एक नर्स काम करती है सर, उसने फ़ोन लिया था।
उसने कहा था कि कुछ 12 बजे के आसपास राधिका वहां से चली गई थी सर। फिर उसके बाद हमने राधिका को हर जगह ढूंढा सर, सारी रात ढूंढा सर, लेकिन वो कहीं नहीं मिली सर। सर मुझे उसको लेकर बहुत टेंशन हो रही है सर, कहीं उसे कुछ हो गया ना सर। सर मुझे अच्छे से याद है, मैंने राधिका मैम को हॉस्पिटल की बिल्डिंग के अंदर आते हुए तो देखा, लेकिन वापस बाहर जाते हुए नहीं देखा। ये भी तो हो सकता है कि थोड़ी देर के लिए तू यहाँ वहाँ गया हो, इस बीच वो निकल गई हो। नहीं सर, मैं कहीं नहीं गया, मैं 2 बजे तक यहीं था और 2 बजे तक वैसे भी कोई नहीं आया गया। लेकिन सर उसके यहाँ 2 बजे तक रुकने का सवाल ही पैदा नहीं होता। इसका मतलब है राधिका हॉस्पिटल से निकली नहीं, तो हो सकता है वो अस्पताल में ही। चलो सर इस हॉस्पिटल में 5 फ्लोर हैं। 5th फ्लोर पे जनरल वार्ड है और ग्राउंड फ्लोर पे आईसीयू और ओटी है और ग्राउंड फ्लोर पे ही मेडिकल स्टोर भी है। लगभग यहाँ 200 पेशेंट्स हैं, जिनमें से 150 जनरल वार्ड में हैं और 40 प्राइवेट वार्ड में हैं और आईसीयू में 10 पेशेंट्स हैं। पूरे अस्पताल की तलाशी लो जल्दी। सर। सुनो, दवाई लेने के लिए ट्रक मत भेजना अभी, पुलिस है यहाँ पे, मैं बताता हूँ। ये कौन है और इसका फेस इस तरह कवर करके क्यों रखा है? आप कुछ दिन पहले ये लड़की जली हुई हालत में यहाँ लाई गई। सर अभी हॉस्पिटल की तलाशी लेनी, पर राधिका को कुछ पता नहीं। एक जगह की तलाशी लेना बाकी है। कौन सी जगह सर? मॉर्ग। कितनी लाशें रखते हैं आप लोग अपने मुर्दा घर में? सर फिलहाल कुछ 4-5 लाशें हैं। चलो चलो ये तो निहारिका है। निहारिका नहीं, राधिका है। पट्टी खोलो इसकी। अगर ये यहाँ है तो आईसीयू में कौन है? पट्टी खोलो इसकी जल्दी। ये तो मर चुकी है। मरने के बाद किसी ने इसे वेंटिलेटर पर रखा है। किसी ने बहुत होशियारी से राधिका का मर्डर किया। उसके बाद उसके फेस को कवर किया और उस जली हुई लड़की निहारिका की जगह उसकी बॉडी रख दी। फिर निहारिका को मार के उसे मॉर्ग में शिफ्ट कर दिया। डबल मर्डर केस है ये, और इस केस में किसी अस्पताल वाले का ही हाथ है। दोनों बॉडीज को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। यस सर। राधिका तुम्हें उठना पड़ेगा। राधिका एक प्रसिद्ध अखबार के आंकड़ों के अनुसार हमारे मुंबई शहर में तकरीबन 560 सरकारी अस्पताल हैं, 3000 गैर सरकारी। इन 3500 अस्पतालों में लगभग 20,000 नर्सेज काम करती हैं। हम अपने सही इलाज का श्रेय ज्यादातर डॉक्टर्स को देते हैं। हम भूल जाते हैं कि हमारी देखभाल में नर्सेज का एक बहुत बड़ा हाथ होता है। एक नर्स अपनी पूरी जिंदगी मरीजों की देखभाल और सेवा में समर्पित कर देती है। राधिका भी एक ऐसी ही नर्स थी जिस अपनेपन के साथ वो मरीजों की देखभाल करती थी। वो उसे बहुत मानते थे। जब उन्हें राधिका की मौत की खबर पता चली
तब उन्हें बहुत धक्का लगा। कौन था ये हैवान जिसने इंसानों का भला करने वाली, उनकी सेवा करने वाली इस नर्स की जान ले ली, वो भी एक ऐसे दिन जिस दिन वो अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत कर रही थी। सर मैंने राधिका को इधर आते हुए देखा था, उसके बाद मैं आईसीयू में चला गया था, फिर पता नहीं वो कहाँ चली गई। सर मैंने राधिका को शालिनी मौसी से मिलने के बाद डॉक्टर राजीव के कैबिन में जाते देखा था। मैं 12 से 1 बजे के बीच राउंड अप के लिए निकलता हूँ। उस समय मैं अपने कैबिन में था ही नहीं। मैं तो ज्यादातर टाइम अपने स्टोर रूम में ही होता हूँ, तो मुझे पता ही नहीं है कि राधिका कब आई और कब गई। पुलिस के सामने बहुत सारे सवाल थे। पुलिस कोशिश तो कर रही थी, पर कोई सुराग हाथ नहीं लग रहा। सर, निहारिका और राधिका दोनों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई। निहारिका की मौत दम घुटने से, जबकि राधिका की मौत जहर देने से, और वो जहर उसे इंजेक्शन में डाल के दिया गया, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार उसके पेट में जहर मिला ही नहीं, लेकिन उसके हाथ में जबरन इंजेक्शन लगाने के था। देखो, राधिका की मौत के कारण का तो पता चल गया, लेकिन हमें यह पता करना है कि कातिल कौन है। इतना बड़ा अस्पताल है, इतने सारे स्टाफ के लोग हैं वहाँ, और अगर किसी को सिर्फ राधिका को मारना होता तो वो उसे मारता, उसकी बॉडी को मॉर्ग में रखता और रात के अंधेरे में गायब कर देता। लेकिन कातिल ने ऐसा नहीं किया। उसने राधिका को मारा, उसकी बॉडी को आईसीयू में रखा और आईसीयू में रखी निहारिका की बॉडी को मॉर्ग में रख दिया। कातिल ने ऐसा क्यों किया, ये भी पता लगाना जरूरी है। हेलो सर, मैं हॉस्पिटल से सोनिया नर्स बोल रही हूँ। हाँ बोलो। सर, हमारी एक पेशेंट है शालिनी मौसी, वो राधिका के बहुत करीब थी। वो राधिका के मर्डर के बारे में आपको कुछ बताना चाहती हैं। ठीक है, चलो। सर, कुछ दिन पहले उसने मुझे ऐसी बात बताई थी, हो सकता है उसी की वजह से उसकी जान चली गई। आखिर वो क्या बात थी? इस अस्पताल में दवाइयों का कुछ बहुत बड़ा कफला हो रहा है, और ये बात राधिका को पता चल गई थी। मैं छोटा मोटा घपला कौन नहीं करता है साहब। इतनी महंगाई का जमाना है, मुंबई शहर है, आप तो जानते हैं साहब, घर का खर्चा चलाना पड़ता है, बच्चों की पढ़ाई लिखाई। इतनी छोटी सी कमाई में क्या करता साहब आप? राधिका तेरी ऊपर की कमाई बंद करने वाली थी, इसलिए तूने उसे जान से मारा है ना? नहीं साहब, मैंने नहीं मारा, डॉक्टर राजीव ने मारा है। आई शपथ सर। राजीव का नाम क्या ले रहा है बे? आप मेरा फोन चेक कर लीजिए सर, उसमें सेव फोटो देख लीजिए, आपको कुछ समझ में आ जाएगा साहब। आपका और राधिका का अफेयर नहीं था तो ये फोटो कहाँ से आई? सर, ये फोटो तो... अरे सर, क्या करें आप? सर, आपका फोन चेक कर रहा हूं। क्या छुपा रहे थे हमसे? हाँ, सब सच यही बताओगे या सच उगलवाने के लिए लॉकअप ले चलो तुमको? ले चलो सर, चलो चल। सर मेरी बात तो सुनिए प्लीज। सर मैंने कुछ नहीं किया। मैंने कितनी बार कहा आपसे, मैंने राधिका को नहीं मारा, अब मेरी बात ही नहीं मानते आप। हाँ, मेरा उसके साथ अफेयर था, पर मैंने उसको नहीं मारा है, नहीं मारा मैंने उसे। साहब 2 दिन हो गए मुझे यहाँ पड़े हुए, साहब दवाई दे दो, मेरी दवाई ला दो साहब, नहीं तो मर जाऊंगा साहब। चिल्ला मत ज्यादा, बहुत मार खाएगा नहीं तो। साहब दवाई दे दो साहब, चल दे दो ना साहब। सुनो, ये विनायक को यहीं रहने दो और डॉक्टर राजीव को छोड़ दो। क्या कह रहे सर? सबसे ज्यादा शक तो हमको डॉक्टर राजीव पर ही है। मैंने कहा कि डॉक्टर राजीव को यहाँ से छोड़ दो, लेकिन निकलने के बाद उस पर नजर रखना। बहुत चालाक आदमी है, इतनी आसानी से सच्चाई नहीं बताएगा, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि यहाँ से निकलने के बाद वो ज़रूर कोई ऐसी हरकत करेगा जो इसके खिलाफ सबूत बन जाएगा। अरे कोई दवाई दे दो यार, इंस्पेक्टर बहुत बुरा हाल हो रहा है, दवाई दे दो मेरी। अरे मेरी दवाई ला दो यार, बहुत बुरा हाल हो रहा है। दवाई दे दो यार। देखिए डॉक्टर साहब, हमें 2 लोगों पे शक है, डॉक्टर राजीव और विनायक। आपको पता है कि डॉक्टर राजीव और राधिका का अफेयर चल रहा था? नहीं, ये हो नहीं सकता, ये कभी नहीं हो सकता सर। 1 मिनट डॉक्टर साहब,
ये देखिए, देखिए फिर भी मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि राधिका ने डॉक्टर राजीव के साथ के अपने सारे ताल्लुकात कट कर दिए थे। जब से मेरा और राधिका का चल पड़ा था वो उनसे बहुत दूर थी। तो आप मुझे बता दीजिए ना, हाँ आपको किस पे शक है? कौन मार सकता है राधिका को? विनायक, राधिका इस विनायक के खिलाफ एक्शन लेने वाली थी क्योंकि हॉस्पिटल में वो दवाइयों का घपला कर रहा था। इसी ने मेरी राधिका को मारा है। डॉक्टर, अरे तुम्हें तो पता है मेरी कौन सी दवाई है। ला दो दवाई, तुम सब फंसोगे, सब फंसोगे। डॉक्टर, डॉक्टर सब फंसोगे। छोड़ दो डॉक्टर, पकड़ो उसे। छोड़ दो मुझे। नहीं तुझे डॉक्टर मारा है, राधिका को मारा इसने, छोड़ूंगा नहीं। प्लीज आप ऐसे रिएक्ट मत करिए, इसको सजा दिलाना हमारा काम है। यू प्लीज रिलैक्स। लेके जाओ। यस सर। चलिए। फंसोगे। दवाई। ये हॉस्पिटल लेके आ। जी साहब, तुरंत। आराम। किसी अजीब तरह के ड्रग का ओवरडोज है, हालत बहुत खराब है इसकी। मुझे लगता नहीं ये बचेगा। सर, वो दवाइयों की स्ट्रिप जो आपने दी थी, ये बैच नंबर से पता चला कि पास ही में एक मेडिकल स्टोर है, वहीं से वो दवाइयां ली गई। कोई गिरिराज शर्मा के नाम पे बिल बनाया गया। उस मेडिकल स्टोर में सीसीटीवी कैमरा है? हाँ सर, हमने उस सीसीटीवी फुटेज को भी मंगवा लिया। ठीक है। ध्यान से देखो, यही था? हाँ सर, यही आदमी था, इसी ने ली थी दवाई। डॉक्टर प्रफुल्ल, आपने अपना नाम गिरिराज शर्मा कब से कर लिया? सर आपको गलतफहमी हो है। पकड़ो उसे। लेके चलो, चल लेके। देख, तेरे पास दो ही रास्ते हैं, या तो तू बिना मार खाए बता दे सब कुछ सच सच, और नहीं तो मार खा के, क्योंकि हमें सच पता है क्या हुआ, कैसे हुआ, और तूने ये सब क्यों किया। हाँ, मैंने राधिका को मरवाया है, मैंने राधिका को मरवाया विनायक के हाथों। विनायक भाव, चाहे कुछ भी हो जाए, आपको रिसेप्शन पे आना ही पड़ेगा। अरे यार, मत करो शादी राधिका से। वो डॉक्टर राजीव के साथ उसका चक्कर था। चक्कर भी ऐसा वैसा नहीं, बहुत ही तगड़ा चक्कर था दोनों का। तेरी राधिका के बारे में ऐसी बात करने की हिम्मत कैसे हुई? हिम्मत कैसे हुई तेरी? कल मैं उसके साथ शादी कर रहा हूँ और आज तू ये। अरे शादी आप कर रहे हो, पर सुहागरात तो वो मना चुका है डॉक्टर राजीव। आपको यकीन नहीं आ रहा ना? ये देखो, ये देखो। हाँ, ये डॉक्टर राजीव और ये राधिका। जब भी डॉक्टर राजीव ऑपरेशन थिएटर में जाते थे ना, तो फोन बाहर रखे जाते थे। मैंने सारे फोटोज कॉपी कर लिए, सोचा था कभी तो काम आएंगे, आज काम आ गए। ये देखो। तुमने मुझे इतना बड़ा धोखा कैसे दिया? एक तरफ तुम डॉक्टर राजीव को डेट कर रही थी, दूसरी तरफ मेरे साथ। प्रफुल्ल, मैं तुमसे पहले भी कह चुकी हूँ, मेरा उनसे रिलेशन आज से 1 साल पहले था।
मुझे जैसे ही पता चला वो शादीशुदा है, मैंने उनसे सारे रिश्ते खत्म कर दिए थे। प्लीज मेरा विश्वास करो, मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं है और मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ। झूठ बोल रही है वो, आपको बेवकूफ बना रही है। ये देखो 20 दिन पहले के फोटो है, कितना नजदीक नजदीक खड़े हैं दोनों, गाल से गाल लगा के। मैं होता ना तो जान से मार देता उसे। मार दे जान से। मैं क्यों मारूं? आप मारो, आपको धोखा दिया है। पर तेरे सारे घपले उसको पता चल गए, भांडा फोड़ देगी, बर्बाद कर देगी तुझे। ये जो तू हर महीने लाखों के घपले करता है ना दवाइयों के, उसे सब पता चल गया है, सब पता चल गया है। देख देख तेरे पास कल का ही एक मौका है। हाँ, मुझे उसके साथ शादी तो नहीं करनी। हाँ, शादी का नाटक जरूर करूंगा। कल ठीक 12 बजे मैं बैंडा कोर्ट के बाहर खड़ा रहूंगा। फिर वो दुल्हन बनकर आएगी। दुल्हन शालिनी मौसी को अपना रूप दिखाने के लिए, बस तभी उसे मार डालना जान से। नहीं तो ये जो तेरा लाखों का झोल झाल चल रहा है ना, खत्म। सुन, मैं 1 मिनट में आया। हाँ हेलो विनायक, राधिका पहुंचने वाली है। विनायक मुझे भड़का रहा था कि मैं राधिका को मार दूं। मैं चाह रहा था कि वो उसे मार दे जान से। आखिर वो मेरी बातों में आ गया। राधिका, डॉक्टर राजीव तुझे केबिन में बुला रहे हैं, बस 2 मिनट चली जा। विनायक, ये क्या है विनायक?
अब प्रफुल्ल सुन, यहाँ का काम हो गया तो तू जा पुलिस के पास अब। मैंने सोचा था कि इस सब में डॉक्टर राजीव को मैं फंसा दूंगा और मैं बचकर निकल जाऊंगा, लेकिन नहीं, आपको विनायक पर शक हुआ और मेरा सारा खेल बिगड़ गया। फिर जब आपने विनायक को पकड़ा तो मुझे डर लगने लगा कि दवाई ना मिलने की वजह से कहीं विनायक मेरा नाम ना ले ले। इसलिए फिर जब मैं उसके पास गया तो मारने के बहाने में मैं उसे दवाई दे आया, इस उम्मीद में वो दवाई का डोज ले लेगा और मर जाएगा और आपका मुझ पर शक भी नहीं होगा। इतना तेज दिमाग है तेरा, हाँ? अगर अपने इस दिमाग का इस्तेमाल अपने पेशेंट्स के लिए किया होता तो न जाने कितने लोगों की जान बचा लेता तू। लेकिन अफसोस, अब तू सड़ेगा जेल में। चार्जशीट फाइल करो उसके खिलाफ। राधिका की जिंदगी में दो इंसान आए और उन दोनों को ही समझने में, परखने में उसने गलती की। पहले डॉक्टर राजीव ने उसे धोखा दिया, उससे छुपाया कि वो शादीशुदा है, और फिर डॉक्टर प्रफुल्ल ने उस पर शक किया और विनायक के हाथों उसकी जान ले ली। शक इंसान को न जाने कितना ही गिरा देता है। डॉक्टर प्रफुल्ल ने एक ड्रग एडिक्ट की बातों में आकर अपने ही मंगेतर और एक ईमानदार नर्स की जान ले ली, और फिर विनायक को पुलिस की हिरासत में कुछ जहरीली दवाएं देकर उसे मार दिया। विनायक ने जिस इंसान के साथ मिलकर राधिका की जान ली, उसी इंसान ने विनायक को उसकी किए की सजा दे दी। मुंबई के सेशन कोर्ट ने डॉक्टर प्रफुल्ल को विनायक और राधिका के कत्ल के जुर्म में आईपीसी की धारा 302 के तहत उम्र कैद की सजा सुनाई। ऐसे हत्यारों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। एक डॉक्टर समाज में इंसान की जान बचाने के लिए होता है, अगर वो खुद ही जान लेने लगे तो समाज का क्या होगा? वक्त आ गया है कि हर मुंबईकर अपनी जिम्मेदारी को समझे। वो ये समझे कि उसे पुलिस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस शहर को क्राइम फ्री बनाना है। ये हमारा शहर है, हमारा घर है, इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी खुद की है, और अभी नहीं तो कभी नहीं। इसी नारे और इस उम्मीद के साथ गौरव चोपड़ा को दीजिए इजाजत। लौटूंगा फिर एक कहानी लेकर, एक सच्ची घटना लेकर, जहां मुंबई क्राइम से लड़ेगी और मुंह तोड़ जवाब देगी। सावधान मुंबई, फाइट बैक नाउ। तो सावधान।